Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, this video is for B Pharm 4th Sem. Subject is Physical Pharmaceutics 2 and Unit 1 for Drug Stability. Okay. So today we will start the topic is Chemical Kinetics. Okay. So students, in last videos we have already discussed about the rate reactions. Okay. So introduction of rate reaction is already discussed. Okay. So what is reactant and what is product? Okay. So in see in last video you have to knowledge with reactant, what is reactant and what is product. Okay. So then again we start the rate of reactions. Okay, in chemical kinetics. Chemical kinetic means motion, यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में पता करना, किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी के बारे में पता करना टिल द एक्सपायरी. ओके, फॉर्मुलेशन जब से होता है तब से लेके एक्सपायरी तक उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता करना, वो कहलाता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स या ड्रग स्टेबिलिटी. ओके, सो in chemical kinetics we have discussed about the rate of reactions. Okay, so students, rate of reaction is equals to change in the concentration of reactant and product upon time. Okay, तो rate reaction में हमने पढ़ा था कि reactant जो है after some time reactant will react and form a product. Okay, product. ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम. ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. ठीक है, टाइम जिस रेट से जिस टाइम पे ये होता है, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका रेट. अगर टाइम इंक्लूड हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका रेट. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा रेट इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो गया रेट का वो हो गया आपका रेट इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, रेट इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी. ओके, तो दिस इज अ रेट कांस्टेंट. ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि डी एक्स इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन per unit time. Okay, and this is dt is differential time and difference in time. Okay, due to initial stage to final stage. ठीक है, reactant to product. Okay, so जो टाइम में डिफरेंस आता है वो हो गया आपका dt. Okay, okay, dx and dt हो गया आपका ये, and their ratio is rate of reaction. Okay, so the definition is for any chemical reaction. Okay, the rate for any chemical reaction, it is the ratio of change in the concentration of reactant or product upon the time is called rate of reaction. Okay, so एक बार फिर से देखते हैं. Any chemical reaction, it is the ratio of change in the concentration of reactant or product upon the time is called rate of reaction. Okay, तो ये तो क्या आपका rate of reaction. अब next हम देखते हैं represents the rate of reaction through reactions. ठीक है, represent करते हैं हम rate of reaction जो है. ठीक है, कुछ reactions देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम सीख जाएंगे कि rate of reaction कैसे होता है. अगर आपके MCQs में भी पूछा जाता है कि rate of reaction बताइए इस equation का, तो आप बता सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमको पता होना चाहिए क्या, तो पर यूनिट टाइम कितना है. अगर हमको पता चल जाता है तो कि कोई भी अगर प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर हमने अमोनिया और हाइड्रोजन को नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को ले लिया, फिर वो कब अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, कितने टाइम लग रहा है उसको. ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है. ठीक है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि पर यूनिट उसमें टाइम कितना लग रहा है. ठीक है, तो अब कुछ रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बनाते हैं वो आप समझेंगे. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं हैबर्स प्रोसेस. ठीक है, हैबर्स
N2 plus 3H2 gives 2N3 twice NH3, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स गिव्स अमोनियम, ओके, 2 अमोनियम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इसका जो रेट रिएक्शन होगा, ठीक है, वो आप देखिए कैसे किस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो रेट क्या होता है, dx अपॉन dt, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, dx अपॉन dt, ओके ओके। देन इक्वल्स टू ये जो अमोनिया का N2 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम dx अपॉन dt है, तो dx की जगह में आ जाएगा N2, ठीक है। और ये जो है ये सारे ब्रैकेट में रहेंगे, जो कि हमारे जो मॉलिक्यूल है ये सारे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम इनको, ठीक है। और इनके यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट जब माइनस में होगा तभी प्रोडक्ट जो है वो प्लस में होता चला जाएगा, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो जब 0 होगा तभी प्रोडक्ट हमारा 100% होगा। और अभी इनिशियल स्टेज में जो रिएक्टेंट है वो हमारा 100% है और जो प्रोडक्ट है वो 0। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो माइनस में चला जाएगा, ओके। इसलिए हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमको इसके आगे ये जो प्लस साइन है ये हमको हटा देना है, ठीक है। अब इसके बाद ये हम इसको रेट रिएक्शन के हिसाब से लिखना है, तो हमको सभी में इक्वल 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 लगा के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आएगा इक्वल टू, देन अगेन ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस ये जो 3 है जो सामने लगा होता है, ठीक है, 3 वो आपका इन्वर्स में चला जाएगा। जो मोल होता है वो इन्वर्स हो जाता है, क्योंकि जो मोलर कंसंट्रेशन है यानी एक्टिव मास है उसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में इन्वर्स करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा, ये जो 3H2 है, ये जो 3 है ये इन्वर्स में चला जाएगा और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। देन dH2 on dt, ठीक है। अब यहाँ पे आया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट है तो हम इसको नेगेटिव में तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और पॉजिटिव साइन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये देखिए सामने लगा हुआ है बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ट्वाइस, तो ये भी हमारा इन्वर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 dNH3 dt, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट रिएक्शन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे हमने ये माइनस साइन क्यों लिया और हमने इसको इन्वर्स में क्यों लिया, लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है, उसको इन्वर्स में लिखा जाता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन की एक्टिव मास होते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है रेट रिएक्शन लिखिए, तो आपको इसी तरीके से किसी भी इक्वेशन का रेट रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो हम सेकंड रेट रिएक्शन फिर से देख लेते हैं। H2 plus I2 gives 2 twice hydrogen iodide, ओके। अब इसका हम रेट रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx upon dt equals to minus t ब्रैकेट में H2 upon dt equals to minus d ब्रैकेट में I2 upon dt equals to पॉजिटिव में 1/2 डेल्टा H I, ठीक है। ये हो गया पूरा, ठीक है। तो किसी भी रेट रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ये इसका हो गया रेट रिएक्शन, ठीक है। अब हम एक और रेट रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड हम नेक्स्ट इक्वेशन एक और लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज 3
3/2 a plus 2/5 b plus 1/7 c gives 3b plus 2/9. चलिए अब इसका हम रेट रिएक्शन देखते हैं किस टाइप से होता है। ठीक है, इसको बनाना सीख गए मतलब आप कहीं से कोई भी रिएक्शन का रेट रिएक्शन आप रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका लिखते हैं। ठीक है, तो dx/dt equals to minus 2/3 because this is the inverse. Okay, inverse of 3/2 the a quantity equals to minus 5/2 the b quantity equals to minus 7 c upon dt. Okay, then इसके आगे का आप यहाँ स्किप कीजिए। अब यहाँ तक तो था हमारा रिएक्टेंट। ओके, अब हमारा प्रोडक्ट है इधर। ठीक है, तो प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? 1/3 d dt। ओके, प्लस में आ जाएगा 2d e upon dt। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारा रेट रिएक्शंस। ठीक है, तो आप किसी भी इक्वेशन का रेट रिएक्शन रेट इक्वेशन आप बना के लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3। आप इसके थ्रू रेट रिएक्शन को सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, तो ये आप लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमारे जो रिएक्टेंट में है, ठीक है, यदि हम टैबलेट प्रिपेयर करते हैं, दिस इज योर टैबलेट। ओके, एंड वी मिक्स द 3 इंग्रेडिएंट्स A, B and C। ओके, सो जरूरी नहीं है कि ये जो A, B, C की जो क्वांटिटी है या जो हमको रेट मिल रहा है प्रोडक्ट में वो सभी बराबर हो। ठीक है, सभी इक्वली डिवाइड हो या इक्वली वो प्रोडक्ट के इक्वल हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोई इन्वर्सली भी हो सकता है, कोई डायरेक्टली भी हो सकता है, कोई इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर 100 ग्राम ले लिए हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट हमको मिल रहा है 10 टैबलेट्स। ठीक है, और अगर इसको आप जस्ट बढ़ा दें, 200 कर दें, तो टैबलेट भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर हम बात करें, ठीक है, 1/, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर ये इनवर्स है, ठीक है, तो अगर इसको हम बढ़ाते भी हैं, ठीक है, तो इसमें इसके क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, या तो ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है जो बी है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, या जो सी है हमारा, सी जो है
ये बराबर हो ना हो उसको हम कितना ही बढ़ाएं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बढ़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। या तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। ए जो है अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ए को बढ़ाएंगे तो बी प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर बी रिएक्टेंट को हम बढ़ाते हैं और अगर ये प्रोडक्ट के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बी को हम कितना भी बढ़ाएंगे प्रोडक्ट हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है। देन अगर सी जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट के साथ में इक्वल है या कोई रिएक्टर न्यूट्रल है, कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है तो हम सी को कितना भी बढ़ा ले हमारा प्रोडक्ट जितना था उतना ही रहेगा, थोड़ा भी उसमें चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सभी बराबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग जो हमारा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो सभी अलग अलग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल टैबलेट का तो हम एग्जांपल देख लिए हैं, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करते हैं डेली लाइफ की जो यूज करने वाली चीजें हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं समोसा का, ठीक है। समोसा सभी स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, ठीक है। तो अगर हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, अब मान लीजिए आप ऑयल प्लस क्या क्या लगता है हमको, ठीक है, ठीक है। ये लग गया आपको आलू, ठीक है, मैदा लग जाएगा, ठीक है, एंड ऑयल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पोटैटो ले लिया, ठीक है, आलू को पोटैटो लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो आलू लिए हैं वो हम फर्स्ट में 1 kg यूज करते हैं एंड जो मैदा है वो हम 500 ग्राम्स यूज करते हैं और जो ऑयल है वो हम 220 ml लेते हैं, ठीक है। और उन सभी की क्वांटिटी से हमको जो प्रोडक्ट है वो मिलता है 20, ओके। अब जो ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट एंड सी रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट हमारा हो रहा है 20, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो 20 है वो हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी क्वांटिटीज को बढ़ाते हैं, ठीक है, 2 ग्राम करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो 2 kg अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ठीक है, ठीक है, तो ये भी बढ़ के हो गया, कितना हमने बढ़ाया, डबल किया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो बढ़ के हो गया वो भी 40 हो गया, ठीक है। यानी कि हमने 2 किलो और उसमें ऐड किया, ठीक है, ए रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारा बढ़ के हो गया 20 से 40, ओके। अब हमने इसमें फिर से 3 kg ऐड किया, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारा हो गया बढ़ के 60, ठीक है। तो देखिए ये डबल किया फिर इसका डबल हुआ, तो ये जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहा है हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, ओके। यानी कि A की अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन में A रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी इजीली बढ़ता चला जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बी रिएक्टेंट को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बी रिएक्टेंट को हमने 500 ग्राम से 1 kg कर दिया, ठीक है। देन 1 kg से अगेन हम बढ़ाते हैं 2 kg, ओके। अब देखते हैं प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने 20 था, ठीक है, 20 से ये हो गया हमारा 80, यानी कि इसको हमने डबल किया, इंटू 2 किया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 गुना, ठीक है, इंटू 4 के रेशियो में ये बढ़ने लगा, ठीक है। अगर हमने बी रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, यानी कि मैदे को बढ़ा दिया, तो हमारा समोसे के जो स्ट्रेंथ है वो 20 से 80 हो गया, जस्ट वो डबल से भी डबल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई टू 4 4 गुना बढ़ गया, 20 से 80 हो गया और 80 से 160 हो गया, ठीक है। अब अगर हम सी रिएक्टेंट की बात करें तो जो 20 ml है ये हम बढ़ा के कर देते हैं, ठीक है, 400 ml, सॉरी ये 200 ml, ठीक है। तो 200 ml को हम कर देते हैं 400 ml, देन 400 से हम कर देंगे अब 800 ml। अब देखते हैं प्रोडक्ट में क्या आंसर हुआ हमारा, ठीक है। तो सी रिएक्टेंट में अगर हमने बढ़ा दिया तो जो 20 प्रोडक्ट था वो हमारा बढ़ के कुछ नहीं है, यानी कि 20 का 20 ही है। हमने तेल की क्वांटिटी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो उतना का उतना ही है, यानी कि ये उतना इफेक्ट नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट में इसका प्रोडक्ट के ऊपर उतना कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमने रेट किस टाइप से डिराइव करना है, ठीक है, हमको ये रेट डिराइव करना है, क्योंकि इसका ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर अगर हम देखें, ठीक है, अगर आप ये जो कौन डबल हुआ कौन ट्रिपल हुआ, ठीक है, इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, जो ए था, ठीक है, तो ए रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट था इसका हम बोल सकते हैं 1 पावर, ठीक है, ओके। अब जो बी रिएक्टेंट वाला था इसका हम बोल सकते हैं 2 पावर, ठीक है। और जो थर्ड वाला था, तीसरा जो रिएक्टेंट था, इसका हम बोलेंगे 0 पावर, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, A की पावर 1, B की पावर 2, C की पावर इज 0, ठीक है। अब अगर हम इसको बोलें 1 + 2 + 3 1 + 2 + 0, ओके, ये हमारा हो गया 3 टोटल, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम रिएक्शन देख के ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मतलब कि हम किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, जब तक कि हम उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते कि किस रिएक्टेंट का कितना क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, हम इसको थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसको हमको एक्सपेरिमेंट करके ये जानना होगा कि ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसका रेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में
इनका जो मोलर कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट्स, ये जो ए बी सी जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, कि पावर का जो सम होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि एनी केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड as it is the sum of the power of molar concentration, ठीक है, sum of the power of molar concentration of all reactants A, B and C, that's called order of reaction. Okay, तो ये था हमारा order of reaction, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।